गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी एक पोयम डिस्कस करते हैं और पोयम का टाइटल है टाइम एंड टाइम अगेन। क्या नाम है? टाइम एंड टाइम अगेन बाय ए के रामानुजन। ए के रामानुजन के द्वारा आपके कोर्स की प्रेस्क्राइब्ड पोयम हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट इंफॉर्मेटिव पोयम और पोयम का सिंबॉलिक मीनिंग, थीमेटिक और मैसेज, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बने रहिए। और बार बार मैं आपसे कहता हूं कि पूरा आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखें और फिर इसको सुने समझे, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी सहायक होने वाली, हेल्पफुल होने वाली है। तो लीजिए, जैसे हम सबसे पहले ए के रामानुजन जिन्होंने इस पोयम को कंपोज किया हम बात करते हैं, राइट। रामानुजन का जन्म 1929 में हुआ और इनकी डेथ 1993 में हुई। ये हमारे इंडो इंग्लिश पोइट, अंडर द टर्म इंडो इंग्लिश पोइट, ऐसा कवि जो बैकग्राउंडली इंडियन है और इंग्लिश में राइटिंग करता है, ये आपके काम आएगा। द foremost and the significant poet of the English Indian 20th century poets, आपके 20वीं शताब्दी के जो भारतीय कवि हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम इनका है। बहुत सारी कविताएं और बहुत सारा इनका क्रिएशन है, लेकिन हम इनकी एक मोस्ट फेमस पोयम रही है एबिचुअरी, वो है, अन्य पोयम्स हैं इनके साथ कवि की प्रसिद्धि है। जनरली हम एक लाइन में बात करें तो कवि अपने आप में कीन ऑब्जर्वर एंड फोक टेलर, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड इवन हिज ओन एक्सपीरियंसेस, ये अपनी कविताओं में रिफ्लेक्ट करता है और जो बहुत ही सार्थक मैसेज वाली होती है। आज की इस कविता के यदि हम कंपोजिशन की और इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो ऐसा कई डॉक्यूमेंट, लिटरेरी डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध नहीं है कि हमें कह सकें ऑन दिस दिस दिस। तो ये एक और जनरली कहा जाता है कि हमारे रामानुजन की जो पोयम है वो ज्यादातर पोइट्री और ज्यादातर जो है पोस्टमसली इनको अवार्ड भी मिले और पोस्टमस ज्यादातर पब्लिश हुई। आपको ये ध्यान रखना है। एक बच्चों एक टर्म आया, जैसे इनका नाम है ए के रामानुजन, तो जनरली बहुत सी बार आपसे छोटी क्लासेस में एमसीक्यू के पर्पस से भी पूछ ले जाता है कि फुल नेम। तो फुल नेम आपका अट्टीपट्टी, आपका ए जो है अट्टीपट्टी कृष्णा स्वामी रामानुजन, इनका फुल नेम है। और एक ये भी पूछा जाता है कि पेन नेम, यद्यपि हालांकि ये शॉर्ट वन है ए के रामानुजन अपने नाम का, लेकिन इसको पेन नेम के रूप में भी इन्होंने ए के रामानुजन के नाम से लिखा और थ्रू आउट लिटरेचर इसी नाम से जाने जाते हैं, राइट। चलिए, हमारी इस पोयम के टाइटल की और इस पोयम में जो सिंबॉलिक वर्ड्स और इसकी थीम है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आप, टाइम एंड टाइम अगेन, ये जो आपकी पोयम है इसका जो टाइटल है ये फ्रेज है। फ्रेज आपका क्या है? फ्रेज। फ्रेज में आपका टाइटल है और इसका ये मतलब है समय। बार बार जो समय, किस तरह से समय की गति होती है उसके बारे में बात की है। समय रिपीटेडली रिपीटेड, इट्स ए हिस्ट्री, इट्स ए कल्चर, इट्स एक्सपीरियंसेस, इस टाइटल में ये मैन आपका सिंबॉलिक है। दूसरा,
इस कविता में बहुत सारे सिंबल्स प्रयोग हुए हैं। आपका लिटरल मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और मैं बार बार वीडियोस के माध्यम से बात करता हूं, है ना। लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में यदि आपको सिंबॉलिक मीनिंग समझ आ गया तो आप समझिए उसका जो इंटरनल, जो राइटर का, पोइट का जो मेन पर्पज है उस तक आप पहुंचाओगे। अदरवाइज लिटरल मीनिंग, वर्ड मीनिंग, लाइन टू लाइन यदि लेंगे तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हैविंग सच आइडिया। ओके, यहां आपको देखो क्लॉक टावर्स, ये अपने आप में सिंबॉलिक है, और पूरी कंटेंट और पूरी थीम जो है कविता की ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, हम बात करेंगे कि क्लॉक टावर ऐसे किसका सिंबल है। फिर इसमें आगे जाके कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जो अपने आप में, जैसे आपका विंड है ये सिंबॉलिक है, जैसे आपका यहाँ माइंड है ये सिंबॉलिक है, टाइम अपने आप में सिंबॉलिक है। इसमें आपका यहाँ लास्ट में एक वर्ड आता है नाइट ऑफ लाइटनिंग, ये भी सिंबल है। तो सिंबॉलिकली हमें समझना पड़ेगा। यहाँ आप इस कविता की यदि बात करते हैं तो आपका इसमें सिंबॉलिक जो इंटरनल मीनिंग लेते हैं वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड there are rewards, and it is not good philosophically on the ground of a human being or humanity. When we come to here in this poem, throughout thematically poet wants to convey the great masses why these happening, why riots occur in a society, not only the individual but throughout the world as a globalized problem. मुझे इस कविता के कंटेंट के आधार पर एक ऐसी चीज याद आ रही है, ऐसी लाइंस हिंदी की जो इसका पूरा इर्द गिर्द सारा मैसेज कन्वे करता है। हम मानव, इसमें 3 वर्ड आपके यहाँ पर रिलीजियसली यूज किए हैं, जैसे कि हिंदू, आपका हिंदू वर्ड यूज किया, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, ये भी अपने आप में प्रतीक है। और इन तीनों वर्ड्स को पढ़ने के साथ ही मुझे हिंदी में याद आ रहा है, आप फॉलो करेंगे कि बर्ड्स को सिंबलिक बनाकर मानव पर एक सेटायरिक अप्रोच में इन लाइंस में कहने का प्रयास किया कि क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, क्या करने आए थे और क्या कर बैठे। हमसे तो अच्छी इन पखेरुओं की जाते, कभी मस्जिद जा बैठे कभी मंदिर जा बैठे, मीन्स समरसता का पाठ पढ़ाती है ये कविता। और कवि प्रयास से करता है कि हमें जो कंफ्यूजन है, हमारे जो प्रीचर्स, हमारे जो धार्मिक जो प्रीचर्स है, जो लीडर्स है, वो हमारे रिलीजन्स का, हमारी कल्चर का जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो उनके अज्ञान की वजह से या उनके सेल्फ कलर की वजह से, सेल्फ अपने सेल्फिशनेस की वजह से कहीं न कहीं वो गलती कर रहे हैं, और हम सब दुनिया के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसलिए ये उपद्रव, ये विद्रोह और ये इस तरह की वैमनस्य से शत्रुताएं बढ़ रही है, ये इसका मैसेज है। और लास्ट में क्या कहा, नेचर इट अल्टीमेटली पे विद अर ओन कॉइन, और प्रकृति अपने ही इन सारी गतिविधियों का हमें क्या करेगी, पे करेगी। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं, देखो इसमें एक और से कंजुगेटिव जो वर्ड है इससे स्टार्ट होता है। इसका तो ये मतलब है ना कि जैसे से लग रहा है जैसे कवि कोई बात पहले कह रहा है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई बीच में ये स्टार्ट हुई है और कन्वर्सेशनल स्टाइल में ये जो है स्टार्ट हो रही है। ओके,
आपकी कंस्ट्रक्टिव और स्ट्रक्चरल यदि बात लेते हैं इस कविता की बच्चों, तो ये कविता फ्री वर्स है, और फ्री वर्स होने का मतलब ये है कि इरेगुलर मीटर है, इरेगुलर राइम है। मैं आपको ऐसे वर्बल पहले बता रहा हूं क्योंकि हम शॉर्ट में ही बात करते हैं। इसमें आपका एंजाममेंट है, इसमें मेटाफर है, इसमें जक्सटेपोजिशन है, इसमें आपकी विजुअल और सेंसरी इमेज का प्रयोग किया, जो आप इसमें स्वयं, जो कि अब तो इतने मेरे साथ डिस्कस करते हुए सीख ही गए होंगे कि आप इसको जो है कम लेंगे। मैं बहुत स्पीडली इसको लेने का प्रयास करता हूं। सिंबॉलिकल आपको समझ आया है। कवि कहता है लिसन टू द क्लॉक टावर्स। क्लॉक टावर्स शहर में बने जो बड़े घंटाघर हैं, जो शहर को, यहां आपका जो सिटी है ये सोसाइटी का सिंबल है, सोसाइटी का सिंबल है, समाज के लिए सिंबॉलिकल आया। शहर में लगे बड़े घंटाघर को सुनिए, जिसमें क्या कह रहा है कवि, ऑफ एनी आर्ड वेल मैनेज्ड सिटी, बहुत व्यवस्थित रूप से बने किसी शहर के घंटाघर की घड़ियों की आवाज को सुने, उसके आवाज को सुने। तो क्या है घंटाघर आपका, क्या है बहुत क्लियरली यहीं ले लो तो आप थ्रू आउट आप फॉलो कर पाओगे। जिस तरह से घंटाघर की जो घड़ी है वो क्या करती है, आपका सिग्नल ऑफ टाइम टू अवेयर पीपल, सोसाइटी, लोगों को अवेयर करने का काम करती है। वैसे इसको सिंबॉलिकल यहां पर क्या किया, आपका प्रीचर, प्रीचर धार्मिक जो प्रीचर्स हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं लीडर्स ऑफ सोसाइटी, ये आप ले सकते हैं। पर यहाँ लिटरल मीनिंग, उन्हें सुनिए बीटिंग देयर गोंग्स, उनके डंकों की, गोंग्स उनके जो डंके, बड़े जो डंके होते उनकी आवाज सुनिए, सराउंड द क्लॉक, ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स। आप देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों, आपको ये ध्यान है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए घंटाघर को ले लो आप, और इसमें जो घड़ी है, इस घड़ी की यदि हम बात करें तो जैसे आपकी छोटी है, जैसे बड़ा हैंड है इसका, छोटा हैंड है, आप देखो यहाँ पर ये है। ओके, अब क्या होगा कि यदि वेल मैनेज्ड शहर के घंटाघर की घड़ी की आवाज, डंकों की आवाज यदि आप सुनते हैं तो वो क्या है, उनमें अंतर आया ना यहाँ पर, ईच स्लाइटली। अब यहाँ ईच एक और क्या बात कर रहा है, शहर के अंदर अनेकों जो घंटाघर हैं उनमें प्रत्येक की आवाज स्लाइटली, थोड़ी बहुत ऑफ, अलग है। द अदर्स टाइम, अलग अलग समय बताती है। क्या बताती, डीपर और लाइटर, उनमें क्या है, अंतर है। अब आप बात पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग धर्मोपदेशक, अलग अलग लीडर्स, उनके विचारों में भिन्नताएं हैं। चलिए, इन एड्स ब्रॉन्ज, अब वो किसके बने होते हैं डंके, ब्रॉन्ज कांसे के, बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स। क्या बात है कि आपके जो हैंड्स ऑफ क्लॉक, उसके जो 3 सुइयां जो होती है उसके माध्यम से बात करें, और अलग अलग शहर के, यहाँ ये वेल मैनेज्ड जो है ना आपका, वेल मैनेज्ड अपने आप में सटल आयरनी है। आयरनिकली, इन सटल आयरनी पोइट सेज दैट, कि चाहे कितना ही वेल मैनेज्ड सोसाइटी हो, कितनी ही वेल मैनेज्ड अपने आप में सोसाइटी ये दावा करे दैट अ रिलीजन, अ कल्चर द सुपीरियर वन, लेकिन
उनमें कहीं न कहीं समथिंग रॉन्ग डिफरेंस है। जिस तरह से इन भिन्न भिन्न घड़ियों में अपना अलग अलग समय है, उनमें अंतर है। हाफ आर आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स। अब यहां क्या हुआ, आउट ऑफ द एक्सीडेंट समथिंग रॉन्ग विद देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी देर के लिए, जैसे घड़ी की जो सुइयां हैं उसको ले लो आप, ये है आपका, मीन्स ये हैंड्स कहलाते हैं, सुइयों को क्या बोलेंगे, हैंड्स। ओके, अब आप देखो यहां पर विडम्बना देखिए आप, ये जो छोटी है, ये दिखने में क्या है, छोटी है, लेकिन ये आर हैंड है। ये कौन है, यानी आपका ये मिनट हैंड है। और ये कौन है, ये सेकंड हैंड है। सबसे छोटी इकाई आपकी कौन है, ये है, लेकिन आप लेंथ में देखो बड़ी दिख रही है। उससे इससे छोटी कौन है, ये है, लेकिन इससे बड़ी दिख रही है। सबसे बड़ी कौन है, ये है, लेकिन सबसे छोटी दिख रही है। ये क्या है, आपका इंटरनल, very intellectually, very philosophically, here poet wants to convey the great masses. This is with the our own concepts, our own background. As we regard, हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने कल्चर को किस तरह से अलग मान रहा है, लेकिन वो क्या, सब भिन्न ऑफ अलाई। ये जो आपका ब्रॉन्ज है, ये क्या है, मिक्स धातुओं से बनता है। पीतल मिलाएंगे इसमें, कांसा मिलाएंगे, उससे बनने वाली जो एलाई का मतलब है मिलावट, मिलकर बनना। अ मेकर्स शेकिंग हैंड्स। अब इसके दो रीजन बता रहा, कारण बता रहा है आपको कि ये डिफरेंट जो टाइम आ रहा है उसका कारण क्या है। एक तो इसका निर्माता जो है, इसका बनाने वाला है घड़ी का, उसका शायद बनाते समय उसके हाथों में कंपन हुआ होगा, शेकिंग हैंड। ओके, इन स्विट्जरलैंड और द म्यूचुअल डिस्टेंसेस। एक तो यहां बताया, या तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यहां पर क्यों आया, यहां कवि ने एक इंडिविजुअल आपका कंट्री को हाईलाइट किया। इसका मेन पर्पस तो ये है, स्विट्जरलैंड नॉन फॉर टू आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लॉक, ओके, वो चीज। दूसरा है आपका नॉन फॉर वेल मैनेजिंग ऑफ द कल्चर, मीन्स द सिटी। ओके, दो चीजों के लिए इसलिए इसको कहा। दूसरा ये है द म्यूचुअल डिस्टेंसेस। म्यूचुअल डिस्टेंसेस एक तो घड़ी के सिंबॉलिक तरीके से इसमें मिलाया जाने वाला आनुपातिक मेटल का रेशो अलग अलग होने की वजह से शायद डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि हमारी म्यूचुअल डिस्टेंसेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप है उसकी वजह से। यहां बड़ा मीनिंग है क्या, यदि हम सिंबॉलिकली हमारे धर्मों की बात लेते हैं तो जो टेक्सुअल glory of our own culture on our religion is mistaken, is misunderstood। उसका जो वास्तविक मीनिंग है उसको समझा नहीं गया, या फिर उसको अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया गया, और यही कारण है इनके इम्बैलेंस होने का। आपको समझ आ रहा है। आप देखो क्या कह रहा है, कमे मोर्टिंग डोनर्स विम। या फिर एक और कारण बताया कि डोनर, अब यहां डोनर से मतलब है इनको अनुदान करने वाला, इनको देने वाला। उसके यहाँ एक बहुत ही व्यंग्यात्मक, सेटायरिकल और आयरोनिकल है विम। विम से मतलब है सनक, उसकी सनक, सनक से मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट या फिर उसका स्वयं का इंटरेस्ट। डोनर जिसने इनको डोनेट किया, शायद उसके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से इसमें असंतुलन बना, इन में डिफरेंस आया। बात क्लियर है बच्चों। अब देखो द पेरेनियल फ्यूट्स,
पेरेनियल से मतलब है कांस्टेंट और फ्यूड से मतलब है झगड़े, एंड सीजनल ओ अलायंस। दो कारण है, कभी कभी समसामयिक तरीके से होने वाली यानी डिस्प्यूट, स्ट्रगल, या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट दो चीजें हैं, एक तो कांस्टेंट चलती से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इनके बेसिस पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ अ डिफरेंस इन द सोसाइटी चलता है, वो भी यहाँ कवि हाईलाइट कर रहा है। वो दूसरा, किसी समसामयिक मुद्दों को लेकर जब डिस्प्यूट होता है, चूंकि ड्यू टू द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बिकॉज आवर प्रीचर्स, आवर लीडर्स, आवर social leaders not able to take the text of our own religions on our culture, so this is the main reason, ये भी इसका कारण है। फिर क्या कहा आपका यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। बच्चों आपको तीनों वर्ड हाईलाइट करने से आप समझ गए पूरा कविता का पूरा सेंटर है यहाँ पर, पोइम का ये सेंट्रल आपका पॉइंट है, जहां कवि ने आपको कहना चाहा कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये जो बेस है हमारा, इसको हम बेसिकली बहुत इसका ओरिजिनल जो है, इसका ओरिजिन जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे, या समझ पा रहे तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे, और उसकी वजह से ये सारे हो रहा कट ऑफ, क्या देना, कट ऑफ समटाइम्स बाई ए चेंज ऑफ माइंड। कभी कभी क्या होता है बाई ये चेंज ऑफ विंड, सॉरी, हवाओं के रुख के आधार पर कभी कभी इनमें बदलाव आ जाता है। सब मतलब ये हुआ जो हमारा कांस्टेंट जो इस तरह का जो डिफरेंस है, उनमें कभी कभी ऐसा होता है किसी कारण से हम में समरसता बढ़ जाती है। यहाँ है ना आपका चेंज ऑफ माइंड, अ चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ विंड और सायरन। अब यहाँ सायरन, एक तो हमारी हवाओं के परिवर्तन से मतलब है समाज में कोई नया जैसे बदलाव, और माइंड से मतलब है स्वयं के विचारों का बदलाव। उसकी वजह से दो साइड है भाई, अच्छा भी है और बुरा भी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं एल्यूजन। और एल्यूजन क्या है, एल्यूजन रेफरेंस ये है कवि की, इसके पीछे एक फोकटेल है, और वो कहानी है क्या, एन old blind man, okay, treated by two young boys, one treats badly और another treats very goodly। इसका ये मतलब हुआ एक लड़का उस अंधे बूढ़े व्यक्ति को सड़क किनारे देखकर सड़क पार कराता है, और दूसरा व्यक्ति मीन्स दूसरा जो लड़का है वो उसको ट्रीट बैडली, बुरे तरीके से डील करता है। तो ये अच्छाई और बुराई समाज के अंदर शुरू से प्रारंभ से व्याप्त है, हर समय से हिस्टोरिकली यदि लेते हैं तो समाज में व्याप्त है। वही बात यहाँ कर रहा है कवि, बिटवीन द पीसेस ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वारल। अब यहाँ सायरन क्या है, सायरन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियर। अरे भाई जब ऐसा होता है तो हमारे जो कृतित्व उसकी वजह से क्या है कि प्रशासन को क्या करना पड़ता है, इसमें दखल देना पड़ता है टू सेटल द मैटर। यहाँ आया ना आपका बैक स्ट्रीट, बिटवीन द पीसेज ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल, और हम क्या कर रहे हैं छोटे छोटे मुद्दों पर क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। या वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ दम क्या आईलेस, फिर क्या कहा साइलेंट, जिग जिग, स्काई सोइंग। आपको तीन चीजें यहां पर बताई गई। किसी दिन आप पाओगे, क्या पाओगे, उन्हें किनको वापस आ जाइए क्लॉक टावर्स को,
क्लॉक टावर्स क्या करते हैं? दिशा देते हैं, प्रीचिंग उपदेश करते हैं, मीन्स बताते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन किसी दिन इन क्लॉक टावर्स को क्या, किसकी वजह से? इन लड़ाई झगड़ों की वजह से। यहाँ आपका बैक स्ट्रीट क्वारल का मतलब है छोटे मोटे, छोटी मोटी बातों पर जो झगड़े हैं, जो बड़ा रूप ले लेते हैं, उनकी वजह से क्या होगा, उन्हें आप पाओगे आईलेस, एक तो ये पाओगे, साइलेंट ये पाओगे, और जिग जग, स्काई सोइंग। इसका मतलब है ये भग्न हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इनका विध्वंस हो जाएगा। टावर्स वेल मैनेज्ड सिटी के जो समय बताने का काम करते हैं वो आईलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइलेंट, उनमें गति नहीं रहेगी। और फिर क्या होगा, जिग जैग, बहुत अच्छा, स्काई सोइंग। यहाँ बच्चों स्काई जिग जैग नहीं है, जिग जैग कौन है, आपके क्लॉक टावर्स है ना। और जब ये टूट जाएंगे तो इनको जब देखेंगे यो तो क्या होगा, ये जगह जगह से इनमें टूटन होगी, तो ऊपर से जो आसमान से, स्काई से जो सूरज है, प्रकाश है, वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ क्या है, ये सारा क्या है, इसका मतलब है आपको ऐसा लगता है जैसे हमारा कुतुबनुमा खो गया है, मीन्स वी हैव लॉस्ट अवर डायरेक्शन, वी विल बी कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज्ड पाएंगे। फिर क्या कहा, एंड दो थ्रू द नोक्ड आउट क्लॉक वर्क, इसकी वजह से हो जाएगा। क्लॉक वर्क कौन सा है, वही है कि हमारे प्रीचर से जो सही दिशा निर्देश नहीं कर पाएंगे, सही दिशा नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, आफ्टर अ रियोट, आफ्टर अ रियोट, इन दंगों के बाद, रियोट यानी दंगे बिना किसी उसके कारण, अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब और अ प्रिसाइज एक्ट। अब क्या होगा, इन दंगों को, जैसे इनको गलत तरीके से भुनवाने वाले लोग क्या करते हैं, वो पीस मार्च पास निकालते हैं, और उनमें भी क्या कि बमबारी होने का डर होता है। हर व्यक्ति या हर समूह, हर ग्रुप, हर धर्म क्या होगा, अपने कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड पे हो सकता है इनमें भी उपद्रव हो जाए, बमबारी हो जाए ऑफ नेचर इन नाइट ऑफ क्या, लाइटनिंग। मीन्स यहाँ लास्ट में एक बहुत बढ़िया लाइन कवि ने छोड़ी है, अंततो गत्वा जो हमारी नेचर है वो ऐसा हो सकता है कि नेचर हमें इंटरफियर करेगी, और नेचर क्या करेगी, नाइट ऑफ लाइटनिंग, यहां बताया है प्रकृति हमें निराशा में भी आशा की किरण देगी। यहां बताने का प्रयास किया बच्चों, इट्स नेचर, इट हैज पावर टू बैलेंस द वर्ल्ड, इट्स नेचर सर्वाइविंग अस, ये प्रकृति है जो हमें सर्वाइव करती है। ये क्यों हमने ये छोटे छोटे मुद्दों पर ये झगड़े पैदा कर लिए, और हमने विश्व की शांति को खो दिया, हमारा भाईचारा खो दिया। यहाँ कवि इनडायरेक्ट इल्यूजन के माध्यम से क्वेश्चन छोड़ता है, ट्राई टू आस्क हु आर वी, एंड आंसर अल्टीमेट इज we are brothers and sisters, why we are confused, and answer is our preachers, our leaders on their own selfishness have confused, let us come forward, we have to maintain brotherhood for the sake of this universe। ये इस कविता का मैन है। I think it will be very helpful, will meet you in next video, thank you for